आज हम बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस में अमेरिकी संविधान में संघीय शासन के अंतर्गत निहित शक्तियों का सिद्धांत पढ़ेंगे। तो आज हमारे अध्ययन का टॉपिक है अमेरिकी संघीय व्यवस्था में निहित शक्तियों का सिद्धांत। सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि निहित शक्तियों का सिद्धांत क्या है, निहित शक्तियों के सिद्धांत का क्या अर्थ है। जैसा कि हमने अमेरिकी संविधान की विशेषताएं पढ़ी थी, तब ये पढ़ा था कि अमेरिकी संविधान बहुत ही संक्षिप्त है। उसमें केवल 7 आर्टिकल्स हैं, 7 अनुच्छेद हैं। उसमें केवल 4000 शब्द हैं जो कि आधे घंटे में पढ़ा जा सकता है। तो अमेरिकी संविधान जो है वो बहुत ही अधिक संक्षिप्त है, क्योंकि उसमें ऐसी शक्तियों का उल्लेख नहीं किया गया है। अमेरिकी संविधान के अंतर्गत संघीय शक्तियों की जो सूची है वो भी बहुत ही संक्षिप्त है और उनमें ऐसी शक्तियों का उल्लेख भी नहीं किया गया है जिनका प्रयोग किए बिना न तो संघ अपने उत्तरदायित्व को पूरा कर सकता है और न ही संघीय व्यवस्था को बनाए रख सकता है। अतः संघीय शासन द्वारा इस धारणा को अपनाया गया है कि संविधान के द्वारा सौंपी गई शक्तियों और उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए जिन किन्हीं शक्तियों का प्रयोग किया जाना आवश्यक हो, संघीय शासन द्वारा उन शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। संघीय शासन द्वारा उन शक्तियों को इस आधार पर अपने हाथ में लिया जा सकता है कि ये शक्तियाँ संविधान में दी गई मूल शक्तियों की क्रियान्विति हेतु आवश्यक है और इस दृष्टि से संविधान में निहित है। इसी आधार पर निहित शक्तियों के सिद्धांत का उदय हुआ। निहित शक्तियों को हम इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे संविधान ने कांग्रेस को सेना द्वारा जल सेना की स्थापना की शक्ति प्रदान की, इसके अंतर्गत सैनिक और सेना अकादमियों की स्थापना की शक्ति निहित मान ली गई है। इसी तरह मैं आपको अन्य उदाहरणों के द्वारा निहित शक्तियों को समझा रही हूँ। जैसे कि संविधान के द्वारा सामान्य जन कल्याण का उत्तरदायित्व जो है वो कांग्रेस को प्रदान किया गया है। अब कांग्रेस ने अपनी इस शक्ति के अंतर्गत रोजगार, वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था और अनेक कार्य अपने हाथ में ले लिए गए हैं। ये निहित शक्तियाँ हैं। इसी तरह से निहित शक्तियों के सिद्धांत का सबसे अधिक प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में हुआ है। संविधान के द्वारा कांग्रेस को युद्ध की घोषणा की शक्ति प्रदान की गई है और कांग्रेस ने इसके आधार पर संधियों, समझौतों और कूटनीतिक नियुक्तियों से संबंधित समस्त शक्तियां प्राप्त कर ली हैं। इसी तरह संविधान ने कांग्रेस को विदेशों के साथ व परस्पर राज्यों के साथ व्यापार प्रबंध करने की शक्ति दी है और व्यापार के प्रबंध हेतु बैंकिंग प्रणाली, यातायात, संचार के साधनों पर नियंत्रण आवश्यक होता है। तो कांग्रेस ने इस कार्य को पूरा करने के लिए रेल, सड़क यातायात, टेलीग्राफ, टेलीफोन की कंपनियों, वायुयान, बैंक प्रणाली, विनियमन केंद्र और रेडियो के संबंध में शक्ति प्राप्त कर ली है। तो इस तरह से निहित शक्तियों का तात्पर्य यह है कि संविधान द्वारा सौंपे गए दायित्व को पूरा करने के लिए संघीय शासन ने उन शक्तियों को अपने हाथों में ले लिया है जो इस उत्तरदायित्व को, जो संविधान द्वारा दिए गए दायित्व को पूरा करने के लिए आवश्यक है। निहित शक्तियों के सिद्धांत का उदय किसी कानून के अंतर्गत नहीं, वरन एक ऐसी परंपरा के रूप में हुआ है जिसे बाद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार मान्यता प्रदान की गई है। सिद्धांत के इस परंपरा जनित उदय के कारण
संविधान की संकुचित रूप में व्याख्या करने वाले पक्ष के द्वारा निरंतर यह बात कही जा रही कि निहित शक्तियों के सिद्धांत का कोई संवैधानिक आधार नहीं है, किंतु वास्तव में ये धारणा उचित नहीं है। इस सिद्धांत का उदय परंपरा जनित होते हुए भी इसका संवैधानिक आधार है और यह आधार अनुच्छेद 1 की उपधारा 8 में देखा जा सकता है। अनुच्छेद 1 की उपधारा 8 में लिखा गया है कि उपयुक्त शक्तियों की क्रियान्विति हेतु सभी आवश्यक और उचित कानूनों का निर्माण करने की शक्ति कांग्रेस को प्राप्त होगी। अतः निहित शक्तियों के सिद्धांत का उदय इसी आधार पर हुआ। 1819 में मैकलोच बनाम मैरीलैंड के विवाद में मुख्य न्यायाधीश मार्शल के द्वारा जो निर्णय दिया गया उससे निहित शक्तियों के सिद्धांत को मान्यता प्राप्त हुई है। इस प्रकार निहित शक्तियों का तात्पर्य उन शक्तियों से है जो संविधान द्वारा प्रदत्त मूल शक्तियों को पूरा करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस दृष्टि से निहित शक्तियाँ मौलिक शक्तियों का ही एक अंग है। कोई कार्य निहित शक्ति के अंतर्गत आता है अथवा नहीं, इसका डिसीजन कांग्रेस अथवा राष्ट्रपति नहीं कर सकता, वरन इसका निर्णय न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। इस संबंध में यह भी बात उल्लेखनीय है कि निहित शक्तियों का सिद्धांत राष्ट्रीय सरकार के संबंध में है, बच्चों, राज्य सरकार के संबंध में नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में ये बात प्रतिपादित की कि यह शक्ति राज्यों के साथ बटी हुई नहीं है, वरन यह केवल राष्ट्रीय सरकार में निहित है। निहित शक्तियों से केंद्रीय सरकार की शक्तियों में बहुत वृद्धि हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस या केंद्रीय सरकार निहित शक्तियों के सिद्धांत के आधार पर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करे या मनमानी करे। इस सिद्धांत के आधार पर केंद्रीय सरकार केवल उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकती है जो संविधान के द्वारा केंद्रीय शासन को प्रदत्त शक्तियों से संबद्ध और उन पर आधारित है। इसके अतिरिक्त अन्य किन्हीं शक्तियों का प्रयोग उसके द्वारा नहीं किया जा सकता। केंद्रीय शासन के द्वारा इस सिद्धांत का दुरुपयोग किए जाने के विरुद्ध एक प्रभावशाली प्रतिबंध न्यायपालिका की शक्ति है। कोई शक्ति निहित शक्ति है अथवा नहीं, इसका अंतिम निर्णय कांग्रेस या राष्ट्रपति के द्वारा नहीं, वरन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। जब कभी भी केंद्रीय सरकार ने मनमानी शक्तियों की डिमांड की तो ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट ने उसे अस्वीकृत कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट के द्वारा जब इस मत का प्रतिपादन किया गया कि समस्त राष्ट्र से संबद्ध सभी विषय संघीय शासन के अंतर्गत हैं, चाहे संविधान के द्वारा उन्हें संघीय नियंत्रण में न दिया गया हो, तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कैंसास बनाम कोलोराडो के विवाद में इसे अस्वीकार कर दिया गया। अतः न्यायपालिका निहित शक्तियों के सिद्धांत पर एक प्रभावशाली प्रतिबंध है और कांग्रेस या राष्ट्रपति इस सिद्धांत के आधार पर मनमानी नहीं कर सकते। निहित शक्तियों के सिद्धांत ने अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था को बहुत ही प्रभावित किया है और इससे अमेरिकी संविधान और शासन व्यवस्था को एक नई दिशा प्रदान की है। अमेरिकी संविधान को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप विकसित होने में भी निहित शक्तियों के सिद्धांत ने सहायता प्रदान की और उन अमेरिकी संविधान में जो अभी तक केवल 27 संशोधन हुए हैं, इतने कम संशोधनों से आज के युग में अमेरिकी संविधान भली भांति कार्य कर रहा है। इसका बहुत कुछ श्रेय निहित शक्तियों के सिद्धांत को जाता है। इसी तरह
निहित शक्तियों के सिद्धांत ने केंद्रीय सरकार को उन उत्तरदायित्वों को पूरा करने की क्षमता प्रदान की है जो संविधान ने उन्हें प्रदान किए थे। केंद्रीय सरकार ने इस सिद्धांत के आधार पर उन शक्तियों को प्राप्त कर लिया जो उनके मूल कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अत्यंत आवश्यक थी। इस सिद्धांत के अभाव में अमेरिकी संघीय व्यवस्था के संचालन में निश्चित रूप से मुश्किल पहुंचती है। इस सिद्धांत ने संघीय केंद्रीकरण को जन्म दिया। संविधान निर्माता इकाइयों की सत्ता के प्रति अधिक जागरूक थे और इसी कारण उनके द्वारा अवशेष शक्तियां इकाइयों को प्रदान की गई थी। लेकिन आज केंद्र इकाइयों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है और उसका कारण है निहित शक्तियों का सिद्धांत। इसी तरह इस सिद्धांत ने न्यायपालिका की स्थिति को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है, क्योंकि कोई कार्य निहित शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही किया जाता है। निहित शक्तियों के सिद्धांत ने अमेरिकी संविधान के विकास में निश्चित रूप से उपयोगी भूमिका अदा की है।